गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म अंडर आईबीसी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर ने एक ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म के बारे में बात की है ताकि बेटर रिकवरी ऑफ ड्यूज की जा सके क्रेडिटर से आईबीसी प्रोसेस के अंडर। तो आईबीसी क्या होता है? तो पहले तो आप समझो कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में डिफरेंस क्या है। इंसॉल्वेंसी तब होती है जब आप अपने डेट्स जो है वो नहीं पे कर पाते बिकॉज आपके पास असेट्स नहीं है। बैंक्रप्सी तब होती है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो किसी भी अथॉरिटी की तरफ कि आप जो है इंसॉल्वेंसी खुद ही डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है, कि आप अब पैसा नहीं पे कर सकते। तो आईबीसी 2016 जो लॉ है वो इन दोनों को कंबाइन कर देता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को, ताकि इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट किया जा सके। अब प्रोसेस क्या होता है आईबीसी के अंदर? जब भी कोई कॉरपोरेट डेटर या फिर कंपनी जो जिसने लोन लिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट करती है अपनी लोन रीपेमेंट में, तो क्रेडिटर और जो डेटर होते हैं वो सीआईआरपी, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करवा सकते हैं। पहले जो मिनिमम अमाउंट डिफ़ॉल्ट की होती थी वो 1 लाख रुपए होती थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया ताकि स्ट्रेस ऑन कंपनीज ना आए कि पैंडमिक का टाइम पर। तो इंसॉल्वेंसी को अप्लाई करने के लिए एक स्टिपुलेटेड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जैसे कि एनसीएलटी उसको अप्रोच किया जा सकता है। 14 दिन के अंदर ये ट्रिब्यूनल एडमिट या रिजेक्ट करेगा इस एप्लीकेशन को, और पूरा जो प्रोसीजर है वो 330 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब ग्रुप इंसॉल्वेंसी क्या है? जब बहुत सारी एंटिटीज़ एक सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप के अंडर जो होती हैं वो कोर्ट को जाकर अपने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के रेजोल्यूशंस को कंसोलिडेट करने को कहती हैं, अ, ताकि पूरे ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया जा सके एज अ होल और उनके पूरे कंबाइंड एसेट्स को यूटिलाइज किया जा सके इंसॉल्वेंसी में। उसको हम ग्रुप ग्रुप इंसॉल्वेंसी कहते हैं। एक ही बड़ा ग्रुप अपने सारे ही जो जितने भी छोटे छोटे उसकी कंपनीज हैं उन सबको इकट्ठे करके इंसॉल्वेंसी करवा रहा है। इसमें सब्सटेंसिव कंसोलिडेशन होती है, मतलब कि सारा जो असेट्स लाइबिलिटीज़ ऑपरेशंस हैं मल्टीपल एंटिटीज़ की विद इन वन ग्रुप, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। एक प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन भी होती है, मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जैसे कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, टाइमलाइंस, कोऑर्डिनेशन, जो जिन एंटिटीज़ जो एक ही ग्रुप के अंदर एंटिटीज़ जो आपस में मेल नहीं खाती हैं उनको भी इकट्ठा प्रोसीजरली किया जाता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म अभी तक जो है कोर्ट्स कर रहे थे क्योंकि कोई स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क नहीं था। इसी के कंटेक्स्ट में आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हमको भी ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है फ्रेमवर्क बनाना चाहिए आईबीसी के अंडर। अब ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म की क्या ज़रूरत है? क्रिटिसिज्म आ रहा है आईबीसी का कि जो टाइम टेकन फॉर रेजोल्यूशन है वो बहुत बढ़ चुका है। 67% जो सीआईआरपी केसेस हैं वो 270 दिन की जो है टाइमलाइन को क्रॉस कर चुके हैं। एवरेज टाइम जो है वो एडमिशन का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का 468 डेज और 650 डेज जो है वो लगभग बन चुका है 2020 2021 और 2021 2022 पीरियड में, ठीक है। तो इससे जो है होता क्या है कि इतने लंबे टाइम अगर लग रहा है तो असेट्स की वैल्यू इरोड होने लगती है, तो फिर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है इंसॉल्वेंसी करवाना, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सजेशन दिया जा रहा है कि जो ग्रुप है उनको एज अ होल ट्रीट करके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाएं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन गुजरात। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ है गुजरात के वाडनगर में, जहाँ पर देखा गया है कि ह्यूमन सेटलमेंट जो कि 1400 बीसीई पीरियड, लगभग 5500 साल पुरानी जो है सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिली है। तो कुछ साइंटिस्ट जिनको इन्फोसिस फाउंडेशन और गुजरात गवर्नमेंट ने फंड किया वो ये एक्सकेवेशन कर रहे थे 2016 से लेकर अभी तक। फाइंडिंग्स में ये देखा गया है कि 5500 ईयर्स अगो की जो है ये सेटलमेंट हमें मिली है, और कहा जा रहा है कि ये 1400 बीसीई के एरा को बिलोंग करती है, मतलब बहुत ही लेट फेज ऑफ पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड। पहले तो ये कहा जाता था कि 5500 साल पुरानी जो हमारी हड़प्पा के बाद की कोई सिविलाइजेशन नहीं थी उसको हम डार्क एज कहते थे। मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई और जब आयरन एज आई उसके बीच का जो पीरियड है उसको डार्क एज कहा जाता था। बट अब उसको फिल करने के लिए हमें ये एक्सकेवेशन में सामने आया है कि नहीं, वो वाडनगर की जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट, वो पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड को बिलोंग करती है। इसमें जो है पॉटरीज, आर्टिफैक्ट्स, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं, और
इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग करते हुए ये पता लगा है कि वार्ड नगर जो है वो कई किंगडम्स द्वारा सक्सेसिवली रूल किया गया, इंडो ग्रीक्स द्वारा, इंडो सिसिथियंस द्वारा, मैत्रका, राष्ट्रकूटा, सोलंकी किंग्स सुल्तनत, मुगल सुल्तनत द्वारा, इवन गायकवाड़ या ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको बनाया। स्टेचुटरी बॉडी है ऑफ कोर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री और लेगेसी ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शंस इशू किए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट ब्लास्टिंग एक्टिविटीज़। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट लोकल मौर्य रूलर्स ने 7th सेंचुरी एडी में बनाया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया है। और कॉमन बिलीफ ये है कि चित्रांगदा मौर्य जो लोकल मौर्य रूलर थे उन्होंने इस फोर्ट को डेवलप किया था, और फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया मेवाड़ रूलर्स द्वारा। कैपिटल जो है रही ये मेवाड़ रूलर्स की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ऑफ कोर्स, ये 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया। 7 गेट्स के लिए ये फेमस है, और इस गेट्स को बनाया गया था एनिमी अटैक से बचने के लिए। ठीक है, तो लगभग 1 किलोमीटर लॉन्ग की रोड है जो कि रैम्पार्ट तक पहुंचती है। वॉल जो है वो लाइम वाटर की बनी हुई है। जौहर मेला यहाँ पर जो है हर साल मनाया जाता है। बेसिकली जो रानी पद्मिनी के जौहर जो है उसको एक तरह से कमेमोरेट किया जाता है इस मेला में। जौहर क्या है? अब जौहर एक हिंदू ट्रेडिशन होता था, प्रैक्टिस किया जाता था राजपूत विमेन द्वारा, कि वो एनिमी के हाथ में आने की बजाय जो है अपने आप को फ्लेम्स में बर्न करना प्रेफर करती थी, क्योंकि फायर जो है वो प्योरिटी को सिंबलाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिडार। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूज सिटी जो है जो कि लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से जो ढकी हुई थी, वो रिसेंटली डिस्कवर की गई है इक्वेडर में लिडार सर्वे के द्वारा। लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि एक रिमोट सेंसिंग मेथड होता है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है पल्स्ड लेज़र के फॉर्म में मेजरमेंट करने के लिए। अब इसकी वजह से हम प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन जो है जनरेट कर सकते हैं, शेप ऑफ अर्थ या फिर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें लेज़र, स्कैनर, स्पेशलाइज जीपीएस रिसीवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली क्या सिस्टम है ये? लाइट छोड़ी जाती है और जब वो वापस आती है तो बेसिकली देखा जाता है कि कितना टाइम लगा लाइट को जाने में और वापस आने में। उसके बेसिस पर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के का हिसाब लगा के जो है मेजरमेंट्स ली जाती हैं और डिस्टेंस जो है वो देखा जाता है। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट सभी में जो है एक्यूरेसी, प्रोसीजन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैपिंग जो है वो की जा सकती है लिडार सिस्टम का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई ने रिसेंटली एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट जो है वो निकाला है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉन इंडिविजुअल्स और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या इंडियंस के लिए जो है ये ओपन रहेगा, लेकिन ये रुपी डिनोमिनेटेड ही रहेगा। 1111 डेज, 1777 डेज और 2222 डेज़ के लिए जो है ये टेनोर्स के लिए ये खोला गया है। और इसको प्रीमेच्योर विड्रॉ करना भी अलाउड होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है? इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट, जिसका जो पैसा बैंक इकट्ठा करता है उसको सिर्फ ग्रीन फाइनेंस में ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AN-32 एयरक्राफ्ट। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट AN-32 जो 7 साल पहले मिसिंग हो गया था, उसको अभी रिसेंटली जो है वो देखा गया है। तो ये सोवियत ओरिजिन का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और ये एंटोनॉव डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए उस टाइम पर बनाया था। इंडिया ने परचेज़ किया था इसको 1984 में सोवियत यूनियन से। और डे एंड नाइट ट्रॉपिकल और माउंटेनियस रीजन्स, इवन हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी जो है ये ऑपरेट कर सकता है। पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं HD-63433D। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक अर्थ लाइक प्लैनेट यंगर और क्लोजर, जो कि सबसे यंगर और क्लोजर है अभी तक के किसी भी और आइडेंटिफाइड एक्सोप्लैनेट से, उसको जो है डिस्कवर किया है। ये जो अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट है ये सन लाइक स्टार HD-63433 को जो है ऑर्बिट कर रहा है।
और ये स्टार लगभग 73 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सन है, और कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर में ये जो है पाया गया है, ठीक है। और ये सन की तरह ही साइज़ इसका सेम भी है लगभग, और लेकिन ये सिग्निफिकेंटली यंगर है, सिर्फ 400 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो अर्थ और जो सोलर सिस्टम है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो थर्ड प्लैनेट जो हमें देखने को मिला है, ये जो कि इसके अपने स्टार के आसपास जो है वो ऑर्बिट कर रहा है ये प्लैनेट 8 टाइम्स क्लोजर है अपने स्टार के जितना दैन मरकरी इज टू द सन। और इसकी स्टार की प्रॉक्सिमिटी की वजह से 99% ऑफ द जो मास ऑफ आर सन है, आई एम सॉरी, जो ये स्टार है उसके बहुत ही प्रॉक्सिमेट है ये प्लैनेट। 99% मास ऑफ आर सन जो है क्योंकि जो है उतना ही इसके स्टार का भी जो है वो मास है, उसकी वजह से जो प्लैनेट है वो टाइडली लॉक्ड है, ठीक है। जो ये एक्सो प्लैनेट है इसका जो ऑर्बिट है वो बहुत छोटा है, इसीलिए सिर्फ 4 दिन के आसपास ही जो है ये अपना पूरा रेवोल्यूशन कर लेता है। और ये प्लैनेट जो है क्योंकि ये बहुत ही हॉट है तो इसलिए कोई सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का, उसको इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, और फिफ्थ इन एशिया है ऑफ कोर्स। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही पड़ता है, और इसको डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, जिसकी वजह से लाइटिंग पॉलिसी, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स और मॉनिटरिंग ऑफ द स्काई यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। टूरिस्ट जो है वो सेलेस्टियल स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट स्काई को। तो इसको जो है ये जो सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन देता है। तो अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो ये सदर्न रीचेज ऑफ सतपुरा हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ऑफ कोर्स नागपुर हिल डिस्ट्रिक्ट में भी जो है महाराष्ट्र के ये कंटिन्यू होता है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो ही ऑफ कोर्स रडयार्ड किपलिंग की जम्मू जंगल बुक की जो है इंस्पिरेशन है। ओपन ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक ऑफिशियल डेलीगेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माना किया विजिट किया है, ताकि 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस किया जा सके। तो 30 मीटर टेलीस्कोप 30 मीटर डायमीटर प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिससे डीप स्पेस को ऑब्जर्व किया जा सकेगा। एक जॉइंट कोलैबोरेशन की तरह इसको जो है वो बनाया जा रहा है यूएस, जापान, चाइना, कनाडा और इंडिया के बीच में। तो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड और कैपेबल ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी रहेगा ये। 492 इंडिविजुअल सेगमेंट्स होंगे इसमें। इसकी लोकेशन है मोना किया, जो कि हवाई यूएस में सिचुएटेड है। इंडिया इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेंटिल प्रोडक्शन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल बनने वाला है 2023-2024 के पीरियड में। इसको लेंटिल को हम मसूर या मलका भी कहते हैं। कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है इसे बनने के लिए। फ्रॉस्ट और सिवियर विंटर को भी ये ग्रेट एक्सटेंट तक जो है वो टॉलरेट कर लेती है। टेम्परेचर जो है इसको लिए ऑप्टिमम चाहिए होता है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स चाहिए होती हैं। एसिडिक सॉइल्स जो है वो ऑफ कोर्स नहीं सही होती इसके लिए। वाइडली कल्टीवेट किया जाता है इसको यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। बहुत ही ईजी टू कुक होती हैं, ईजीली डाइजेस्टिबल होती हैं, और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल के सीएम जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि बंगाली को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। तो क्राइटेरिया क्या होता है कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज के लिए? जिसके अर्ली टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हो। बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट जो हैं वो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स द्वारा प्रिजर्व की गई हो। लिटरेरी ट्रेडिशन जो है इसका ओरिजिनल होना चाहिए, कोई बोरोड नहीं होना चाहिए किसी और कम्युनिटी से। करंटली 6 लैंग्वेजेस इंडिया में क्लासिकल स्टेटस एंजॉय करती हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर होने पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किया जाता है उस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज पर। यूजीसी जो है प्रोफेशनल चेयर्स भी बनाता है उन पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर। तो बंगाली लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल की। 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड की। बंगाली को
लेफ्ट से राइट में जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनुभव अवार्ड्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो जो सबमिशन डेडलाइन है अनुभव अवार्ड्स की, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। अनुभव अवार्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस रिटायर्ड ऑफिशियल्स द्वारा नेशन बिल्डिंग में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बेसिकली डॉक्यूमेंट करने का ये क्या इनिशिएटिव है, मार्च 2015 से चलता आ रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है रिटायरिंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल द्वारा ये लॉन्च किया गया था ऑफ कोर्स। एक सिग्निफिकेंट सजेशंस देने का डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स को जो है चैनलाइज किया जाएगा ऑफ कोर्स इसके थ्रू। एलिजिबिलिटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या पेंशनर्स वो 8 महीने अपने रिटायरमेंट से पहले और 1 साल अपने रिटायरमेंट के बाद जो है ये सजेशंस दे सकते हैं। करंटली अभी तक 54 अनुभव अवार्ड्स दिए जा चुके हैं 2016 से 23 के बीच में। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is group insolvency mechanism under IBC. This topic is important for your economy section. So RBI governor has recently envisaged a group insolvency mechanism for better recovery of dues of creditors under the IBC process. So IBC stands for Insolvency and Bankruptcy Code. So first of all, you need to understand that there is a difference between insolvency and bankruptcy. Insolvency is basically the inability to pay debts because of lack of assets. Bankruptcy occurs when a person moves an application into the authority that he should be declared insolvent. Okay, so before he defaults on his debts. Okay, so IBC 2016 basically consolidates uh, consolidates the existing framework into a single law for both insolvency and bankruptcy. The aim is to protect interests of small investors, of course. So what is the process which is followed under the IBC? The corporate debtor or a company which has taken loans to run its business but it is on the verge of default can apply for the initiation of CIRP, that is the corporate insolvency resolution process. The minimum amount of default initially was 1 lakh rupees, but during the pandemic the amount was raised to 1 crore rupees. So to apply for insolvency, a stipulated adjudicating authority can be approached, and this tribunal, NCLT type tribunal, has 14 days to admit or reject this application, and the amended mandatory deadline for the completion of entire resolution process is 330 days. So what is group insolvency? So it happens when multiple entities of a single corporate group go insolvent, and their resolutions can be considered in one court. First, of course, the group can be restructured as a whole, and their combined assets can be utilized in the best interest of the corporate and the debtor. Okay, so currently, group's insolvency mechanism does not have a specified framework in India, and it has been happening under the guidance of the courts. That's why RBI governor is saying that we should have a specific dedicated framework for the same. Okay, so what is the need of group insolvency mechanism under the IBC process? So of course, the time taken for resolution and extent of haircuts has been going ahead. 67% of the ongoing CIRP cases have crossed the total timeline of 270 days. The average time taken for admission in 2020 and 2021 period was 468 days and 650 days respectively, and such a long degree of delays substantially erode the value of assets. Okay, so that's why it is being said that group insolvency proceedings should be initiated. So the next topic is India's oldest living city in Gujarat. This topic is important for your art and culture section. So an archaeological excavation at Gujarat's Wardnagar has discovered evidence of human settlement with dating back to 1400 BC. So this excavation was done by a team of scientists, and this study was funded by Infosys Foundation and Gujarat government. So if we look at the findings of this excavation, um, it has pointed out to a continuity in human settlement in India over 5500 years ago. Currently, there was no record of an advanced city like settlement before 500 BC, but this team has said that this settlement could be as old as 400 BC, and um,
it basically points to the later phase of the post urban Harappan period, which was generally being called as the Dark Age. So the period between the collapse of Indus Valley civilization and the emergence of Iron Age was declared by a section of archaeologists as the Dark Age. But now the new excavation has busted that myth, and it has revealed characteristic archaeological artifacts, potteries, copper, gold, silver, and iron objects, and intricately designed bangles. The radiocarbon dates show that Vadnagar was ruled successively by several empires: Indo Greeks, Indo Scythian, Matrakas, Solanki kings, Rashtrakuta kings, Mughal sultanates, and even Gaikwad and British. Okay, so what is Archaeological Survey of India? Of course, it was established in 1861 by Alexander Cunningham. It's a statutory body under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Domains Act, and it functions under the Ministry of Culture. So the next topic is Chittorgarh Fort. This topic is important for your art and culture section. So taking note of the history and legacy of Chittorgarh Fort, Supreme Court has recently issued directions for the protection against blasting activities. So Chittorgarh Fort is one of the largest forts in India. So the common belief is that Chitrangada Modi, the local Maurya ruler, developed this fort, but it was captured by the Mewar rulers in 728 CE. So it used to be the capital of Mewar rulers, and it is situated on a 180-meter high hill. Okay, so it was declared as a UNESCO World Heritage Site in 2013. It is known for its 7 gates, which are built to protect the fort from enemy attacks. So this has a 1 kilometer long road which takes up to the rampart. The walls are made of lime mortar. So every year, Johar Mela is held in Chittorgarh, and Rajput festivals celebrate the anniversary of one of the Johars. And there is no specific name given, of course, but it is believed that the fair commemorates Rani Padmini's Johar and it celebrates Rajputana valor. So, what is Johar? Johar is a tradition which was followed by Rajput women to avoid falling into the hands of enemy. They rather preferred to burn themselves in flames because fire symbolized purity. So, this was done to avoid being enslaved and raped by the invaders during the wars, of course. So the next topic is LIDAR. This topic is important for your science and tech section. So a huge city hidden by the luxuriant vegetation of the Amazon rainforest was recently discovered in Ecuador by LIDAR survey. LIDAR stands for light detection and ranging, and it's a remote sensing method which uses light in the form of a pulsed laser to measure ranges to the earth. So these light pulses combined with other data recorded by the airborne system generate precise three-dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics. So generally the instruments which are used are a laser, scanner, and specialized GPS receiver. So the LIDAR system works by calculating how long it takes for beams of light to hit an object or surface and reflect back to the laser scanner. Okay, then of course the distance is calculated using the velocity of light. Okay, so it helps the mapping professionals and scientists to examine both natural and man-made environments with accuracy, precision, and flexibility. So the next topic is SBI Green Rupee Term Deposit. This topic is important for your economy section. So SBI has recently introduced the SBI Green Rupee Term Deposit to support environment-friendly initiatives and projects. So it is an initiative of SBI to raise green finance, of course. It is open to resident individuals, non-individuals, and non-resident Indian customers. So it will initially only be available in rupees only. So the premature withdrawals will also be allowed under the scheme. And what's a green deposit? It is basically an interest bearing deposit, just like an fixed deposit, but the proceeds of it are earmarked for being allocated towards green finance only. Okay. So the next topic is AN-32 aircraft. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has recently located the wreckage of an AN-32 aircraft which went missing about 7.5 years ago. So AN-32 aircraft is a Soviet origin military transport aircraft designed and manufactured by Antonov Design Bureau of Ukraine for the Indian Air Force. It was purchased by India from erstwhile Soviet Union in 1984.
This aircraft is designed to maneuver day and night in tropical and mountainous regions, even in hot climatic conditions. So it also has a limited bombing role, and it is used for paratrooping operations. So the next topic is HD 63433D. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have recently unveiled the discovery of an Earth-like planet, younger and closer than any previously identified, named HD 363433D. So it's an Earth-like exoplanet which orbits a sun-like star called HD 363433. So this star is about 73 light years away from the sun, and it falls in the Ursa Major constellation. So this star shares similarity with our sun in size and type, but it is significantly younger. It is about 400 million years old, and it is also the closest Earth-sized planet discovered so far. So it is the third planet found in orbit around its star. So this planet is 8 times closer to its star than Mercury is to the Sun. Because of its proximity to the star, which has 99% of mass of our Sun, this planet is tidally locked, just like the Moon is to the Earth. So this star. Uh, I'm sorry, this planet completes its full revolution around its star every 4.8, I'm sorry, 4.2 days. And this planet, because being so hot, it lacks a substantial atmosphere. So the next topic is India's first dark sky park. This topic is important for your environment section. So Pench Tiger Reserve in Maharashtra has been designated as India's first dark sky park and fifth in Asia, protecting the night sky and preventing light pollution. So, Dark Sky Place certification focuses on lighting policy, dark sky friendly retrofits, outreach and education, monitoring the night sky, where the tourists can basically witness celestial spectacles. Uh, Shielded from the intrusion of artificial light pollution. So this certification is given by International Dark Sky Association. So what is Pench Tiger Reserve? It falls in the southern reaches of Satpura Hills of Madhya Pradesh and continues in the Nagpur district of Maharashtra as a separate sanctuary. It is named after the Pench River, and this Pench Tiger Reserve, it's actually the real story area of the Rudyard Kipling's famous Jungle Book. It has open and dry deciduous forest. So the next topic is 30-meter telescope. This topic is important for your science and tech section. So recently an official delegation from the Department of Science and Technology has visited Mauna Kea to discuss challenges to the 30-meter telescope project. So 30-meter telescope is a 30-meter diameter primary mirror optical and infrared telescope which will enable observations into deep space. It is a joint collaboration between US, Japan, China, Canada and India. It will be the world's most advanced and capable ground-based optical near infrared and mid-infrared observatory, which will be made up of 492 individual segments. It will be located in Mauna Kea, that is in Hawaii, in US. So India will be contributing in both hardware and software terms, and Indian Institute of Astrophysics will be leading from India's side. So the next topic is lentil production. This topic is important for your economy section. So India is set to become the world's largest producer of lentil, which is also known as masoor or malka. It requires cold climate. It can tolerate frost and severe winter to a great extent. The optimum temperature for its growth is 18 to 30 degrees Celsius. It requires well-drained loamy soils, and it is widely cultivated through Europe, Asia, and North Africa. It is easy to cook and it is easily digestible with high biological value. So the next topic is classical language. This topic is important for your art and culture section. Recently, West Bengal CM has urged the central government to include Bengali as a classical language. So what is the criteria for the government of India to determine whether a language is classical or not? So it should have a high antiquity of early text or recorded history for a period of about 1500 to 2000 years. It should have a body of ancient literature or texts which are a valuable heritage by generations of speakers, which are considered as a valuable heritage, of course. So this literary tradition should be original and it should not be borrowed from another speech community. Currently, about 6 languages enjoy the classical status: Tamil, Sanskrit, Kannada, uh,
Telugu, Malayalam, and Odia. So, what are the benefits which are accorded to a classical language? So, two major annual international awards are announced under under these classical languages. A center of excellence is established for them. UGC also establishes professional chairs for the classical languages. So, if we look at Bengali language, it is the official language of West Bengal. It is the seventh most spoken language in the world, and it is written from left to right. So the next topic is Anubhav Awards. This topic is important for your governance section. So the submission deadline for Anubhav Award scheme has been extended to 31st March 2024. Anubhav Awards recognizes the contribution made by retired officials to nation building and to document the administrative history of India by written narratives. So Anubhav Portal, which was established in 2015, is an online platform for retiring and retired government officials to share their experiences. It was launched by Ministry of Personnel, and it aims to create a database of significant suggestions and work experiences, and it also channelizes the human resource by writing retiring employees for nation building. So retiring government of central government employees or pensioners, they can submit their Anubhav write-ups other 8 months prior to the retirement and up to 1 year after their retirement. So as of now, 54 Anubhav awards have been conferred between 2016 and 2023 period. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.